We are starting with a very important topic, Transfer of Property Act. एक्ट का इम्पोर्टेंस इतना है कि वाइल रीडिंग तुम खुद अपने सराउंडिंग में कितने सारे केसेस ऐसे रिलेट करोगे, क्योंकि जैसे मैं बोलूँ इंडिया में अगर अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो उन 4 करोड़ में से ऑलमोस्ट लाइक 70 to 75% केसेस खाली इस एक्ट से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि कहीं पे भी देखोगे दो भाइयों में आपस में डिस्प्यूट होता है रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी। हर घर की कहानी है, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट होता ही है, ब्रदर्स में, ब्रदर सिस्टर में, फादर सन में, तो मतलब ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, राइट। तो अब ये जो एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देखो हम कैसे फोकस कर रहे हैं। फोकस ऑन द वर्ड है, सबसे पहला वर्ड जैसे वहां पे है ट्रांसफर। एक मिनट, लेट मी सेट द स्क्रीन। Now देखो, we are looking at the word transfer of property act। तो हमें दो वर्ड पे फोकस करना है, पहला ट्रांसफर वर्ड क्या है एंड सेकंड प्रॉपर्टी वर्ड क्या है। तो ट्रांसफर मतलब जब भी कोई एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास प्रॉपर्टी चला जाता है। बट तुम्हें इस वर्ड पे फोकस करना है, यहाँ पे वर्ड सेल नहीं है। सेल मतलब देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर मनी कंसिडरेशन। तो सेल में भी ट्रांसफर है, ठीक है। मैंने अगर किसी को प्रॉपर्टी लेट आउट किया, रेंट पे दिया, तो वहां पे भी ट्रांसफर है। मैंने अगर किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया, तो वहां पे भी वर्ड ट्रांसफर है। हम किसी को प्रॉपर्टी लीज पे देते हैं, वहां पे भी वर्ड ट्रांसफर है। सो व्हाट दिस एक्ट डील्स विथ इज ट्रांसफर, नॉट सेल। दिस इज नॉट सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, दिस इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहाँ पे जो भी टाइप के ट्रांसफर्स होते हैं सब कवर्ड होगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि वो मनी कंसिडरेशन के लिए हो। अगर हम किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं देन ऑल्सो इट इज ट्रांसफर। यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी, ओनरशिप ट्रांसफर होना जरूरी नहीं है। सो सबसे पहला वर्ड है ट्रांसफर। तो ट्रांसफर में क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जा रहा है। ओनरशिप जा सकता है, पोजेशन जा सकता है, विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है, कुछ भी वे में हो सकता है। बट जब हम वर्ड ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर दो तरीके से होता है। एक तो होता है ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टी। एक्ट ऑफ पार्टीज मतलब क्या होता है, यानी पर्सन खुद ऐसा कुछ ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर, दिस इज एक्ट ऑफ पार्टी। पर्सन खुद अपनी मर्जी से दे रहा है। जैसे मैंने मेरा प्रॉपर्टी किसी को सेल किया, तो मैंने अपनी मर्जी से किया है, इट इज बाय एक्ट ऑफ पार्टी। और एक होता है ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ।
मतलब पर्सन खुद विलफुली ट्रांसफर नहीं कर रहा, बट जैसे किसी पर्सन की डेथ हो गई या वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिना उसकी मर्जी के भी उसका प्रॉपर्टी हम किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक होता है ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और एक होता है ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टी। सो जो भी ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, इस पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। क्लियर? जो भी ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, उस पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस पे अप्लाई होगा? व्हेनेवर इट इज ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टी, खाली उसी पे अप्लाई होगा। अब एक्ट ऑफ पार्टी में भी दो केस हो जाते हैं। एक तो होता है पर्सन व्हेन ही इज अलाइव, एक लिविंग पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, राइट? और हो सकता है एक पर्सन ने अपने विल में लिखा है, तो विल भी देखो एक्ट ऑफ पार्टी है, उस पर्सन ने अपनी मर्जी से किसी को प्रॉपर्टी दिया है, अपने लीगल हेयर्स को। बट विल इमीडिएटली ऑपरेटिव नहीं होता, इट इज ऑपरेटिव आफ्टर डेथ। विल इज ऑपरेटिव आफ्टर डेथ। विल इज ऑपरेटिव आफ्टर डेथ। वेयर एज अगर एक लिविंग पर्सन ट्रांसफर कर रहा है, तो ये जो ट्रांसफर है हम ऐसा बोलेंगे, इट इज ऑपरेटिव इमीडिएटली। ये इमीडिएटली ऑपरेटिव हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ ट्रांसफर्स जो इमीडिएटली ऑपरेटिव हो जाते हैं एंड विच इज बिटवीन टू लिविंग पर्सन, दो लिविंग पर्सन के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है, बिटवीन टू लिविंग पर्सन। तो such type of transfers are called inter-vivos transfer। जब भी ट्रांसफर दो लिविंग पर्सन के बीच में होगा, तो इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? इंटर-वाइवोस ट्रांसफर। इंटर-वाइवोस ट्रांसफर मतलब इट इज ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। क्लियर? तो जो भी दो लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर होगा, खाली उसी पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा। यानी जो ट्रांसफर है, जो पर्सन अपनी मर्जी से विल में किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, उस पे भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता। सो हम कैसे देखें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस पे अप्लाई होगा? इट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन इंटरवाइवोस ट्रांसफर। इंटरवाइवोस मतलब जब एक लिविंग पर्सन अपना प्रॉपर्टी दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करे ना। एक पर्सन अपना प्रॉपर्टी विल में किसी को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो विल ऑपरेटिव कब होगा? उस पर्सन की डेथ के बाद। यानी एक लिविंग पर्सन ने ट्रांसफर नहीं किया, उसकी डेथ के बाद में प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ है, तो उस पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। सो फिर से देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा टू ऑल द ट्रांसफर्स विच इज बाय एक्ट ऑफ पार्टी। एक्ट ऑफ पार्टी और एक होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। एक्ट ऑफ पार्टी में भी अगर पर्सन विल के थ्रू ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बट जब एक लिविंग पर्सन अपना प्रॉपर्टी दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन टू लिविंग पर्सन, जिसको हम टेक्निकल टर्म में इंटर वाइवोस ट्रांसफर बोलते हैं, खाली उसी पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा। यहां तक समझ में आया सबको? पार्ट क्या है? यस सर। यस। सर फिर से रिपीट करो, लेट ज्वाइन हुई। अभी तक कुछ नहीं बताया, सिंपली बताया ट्रांसफर वर्ड का मतलब क्या होता है। जब कोई एक चीज दूसरे पर्सन के पास जाता है, तो वर्ड ट्रांसफर इज वाइडर। यहाँ पे सेल, रेंट, गिफ्ट, लीज सब कवर हो गया। हम ऐसा नहीं पढ़ रहे सेल ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वी आर रीडिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो वो कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट भी हो सकता है, सेल भी हो सकता है, किसी को हमने रेंट पे दिया, लीज पे दिया, एवरी टाइप ऑफ ट्रांसफर विल बी कवर्ड। सो ट्रांसफर वर्ड एग्जैक्टली, अभी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होता है दो तरीके से होता है, या तो पर्सन खुद अपनी मर्जी से करता है और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होता है। तो अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ हो रहा है जैसे कि डेथ के बाद में या इंसॉल्वेंसी के बाद में, तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। बट वेन एवर इट इज बाय एक्ट ऑफ पार्टी, पर्सन अपनी मर्जी से कर रहा है, तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। बट अगर पर्सन अपनी मर्जी से विल भी लिखता है, बट विल ऑपरेटिव कब होगा? आफ्टर डेथ। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट खाली तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन ट्रांसफर इज बिटवीन टू लिविंग पर्सन, दैट इज इंटरवाइवोस ट्रांसफर के बीच में ही होगा। अगर पर्सन अपने विल में लिख के ट्रांसफर कर रहा है, तो उस पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता है। नाउ अब जब ये इंटरवाइवोस ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे जो दो पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट बनता है,
हम टेक्निकल टर्म में एग्रीमेंट को इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट बाय विच प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मतलब जो भी दो लिविंग पर्सन के बीच में एग्रीमेंट बनता है हम उसको नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। जहां पे हमने विल लिखा है तो विल बी टर्म्ड एज टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। तो टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो फ्यूचर में ऑपरेटिव होगा, इमीडिएटली ऑपरेटिव नहीं है। वेयरएज नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज इमीडिएटली ऑपरेटिव। क्लियर, इमीडिएटली साइन करते ही वो ऑपरेटिव हो जाता है। बट अगर वो फ्यूचर डेट पर ऑपरेटिव होने वाला है तो हम उसको टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। सो अगेन आई कैन यूज द वर्ड टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। सो हमने दो नए वर्ड सीखे। एक हमने सीखा इंटरवाइवस ट्रांसफर। इंटरवाइवस मतलब क्या होता है, इट इज ट्रांसफर बिटवीन टू लिविंग पर्सन। एंड टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच इज ऑपरेटिव इन फ्यूचर, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच इज इमीडिएटली ऑपरेटिव। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई होगा, इंटरवाइवस ट्रांसफर्स में, जहां पे उनके बीच में एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बना है, खाली उसी पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा। इफ इट इज अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट और इफ इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उस पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता। यहां तक सबको टर्म क्लियर है? नाउ सी वी आर रीडिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो यहाँ पे भी सबसे पहले ये गिवन है, देखो ये बॉक्स में तुमको देखने को मिलेगा, द वेरी preamble of the act suggests that it simply defines and amends certain part of law relating to transfer of property by act of party। पर्सन की मर्जी से जो होता है खाली उसी पे अप्लाई होगा, राइट। सो अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ये आया जस्टिफिकेशन, यहाँ पे गिवन है एक्ट वॉज इनेक्टेड, जहां पे भी ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ प्रॉपर्टी है। इट एक्सक्लूड्स फ्रॉम परव्यू, जहां पे ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, राइट। तो जैसे कि इंसॉल्वेंसी, फोरफीचर या पर्सन की डेथ हो जाती है, इन स्टेट सक्सेशन एंड ऑल, इन सब पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता। द एक्ट स्कोप ऑफ द एक्ट इज कन्फाइंड टू इंटरवाइवस ट्रांसफर। इंटरवाइवस मतलब बिटवीन लिविंग पर्सन, एंड वो एक्सक्लूड करता है कोई भी टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन। यानी क्या इंक्लूड होगा, खाली नॉन टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन इंक्लूड होता है। सो देखो यहाँ पे जो मैंने चार्ट बनाया था वैसे ही है, एक है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, एक है बाय एक्ट ऑफ पार्टी। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बाय एक्ट ऑफ पार्टी में भी दो है, एक है टेस्टामेंट्री और एक है इंटरवाइवस। तो टेस्टामेंट्री पे भी अप्लाई नहीं होता। तो अब खाली इंटरवाइवस ट्रांसफर विल बी गवर्न्ड बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्लियर, जो कि खाली इसी पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा। अब हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखेंगे कुछ ऐसे रूल्स जो मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी पे अप्लाई होंगे, एंड कुछ ऐसे रूल जो खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होते हैं। वाई सो, देखो हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा था, एंड वहां पे गुड्स था, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का सेल हो रहा है तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल होगा। वेयर एज यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए मोर स्पेसिफिक एक्ट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो यहाँ पे जो मोर स्पेसिफिक रूल बने हैं वो सारे किसके हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रूल्स है। तो ये चार्ट वाले पार्ट तक सबको क्लियर हुआ, समझ में आया सब क्या है पॉइंट? नाउ अब हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशंस। ध्यान रखना ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेक्निकल टॉपिक है, एंड तुमको फ्लो चाहिएगा। प्लीज साथ साथ में पढ़ना इस टॉपिक को, नहीं तो बाउंसर निकलेगा, समझ में नहीं आएगा बाद में। तुम अगर 10-15 दिन बाद पढ़ोगे पूरा एक एक लाइन रीड करना पड़ेगा। नाउ अभी जैसे तुमको बताया, इंस्ट्रूमेंट मतलब दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू ट्रांसफर होता है। तो इस एक्ट में कौन से इंस्ट्रूमेंट कवर होंगे, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मींस नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, टेस्टामेंट्री कवर नहीं होगा। मीनिंग सबको क्लियर है ना? नॉन टेस्टामेंट्री किसको बोलते हैं, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इमीडिएटली ऑपरेटिव होता है उसको हम नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। क्लियर इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन? बाय डिफॉल्ट पता लग रहा है एग्जाम व्यू पॉइंट से कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा इतना सा डेफिनेशन, राइट। बट फिर भी हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ये डेफिनेशंस जरूरी है हमें अंदर के कंसेप्ट समझने के लिए। सो दैट्स व्हाई डेफिनेशन पे फोकस करना है। नाउ अटैच टू द अर्थ का डेफिनेशन क्या? तुम कोई भी चीज को अटैच टू द अर्थ कब बोलते हो? व्हेन डू वी से कोई भी चीज अटैच टू द अर्थ है? आंसर देके बताओ।
कोई भी चीज अटैच टू द अर्थ कब कहलाएगा? तो देखो, आई कैन से अगर कोई भी ऐसी चीज विच इज रूटेड इन द अर्थ के अंदर रूटेड है, तो हम ऐसा बोलेंगे इट इज अटैच टू द अर्थ। क्लियर? नाउ जैसे ट्रीज हो गए, क्रॉप्स हो गए, जो अर्थ में से ही निकलते हैं, तो हम उसको अटैच टू द अर्थ बोलेंगे। अब समझो यहाँ पे लैंड है, बट इस लैंड पे मैंने एक बिल्डिंग बनाया, तो बिल्डिंग को आई हैव एम्बेडेड इन द अर्थ, मैंने अर्थ के अंदर डाल दिया है, राइट? एम्बेडेड इन द अर्थ, तो ये बिल्डिंग भी अटैच टू द अर्थ हो गया बिकॉज इट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। नाउ समझो मैंने अर्थ पे से कोई एक पिलर निकाला एंड इस पिलर के ऊपर ये बिल्डिंग बनाया, तो ये जो बिल्डिंग है इसको हम अटैच टू द अर्थ बोलेंगे क्या? इट इज अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, जो अर्थ में एम्बेडेड है उससे अटैच्ड है, तो हम इसको भी अटैच टू द अर्थ बोलेंगे। सो तीन पार्ट में हमारा डेफिनेशन हुआ, अटैच टू द अर्थ में क्या क्या आएगा। तो कोई भी ऐसी चीज विच इज रूटेड इन द अर्थ, यानी अर्थ में से ही बाहर आता है। देन कोई भी ऐसी चीज विच इज एम्बेडेड इन द अर्थ, जिसको हम अर्थ में डालते हैं, या कोई भी ऐसी चीज विच इज अटैच्ड टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन अर्थ, हमने जो अर्थ में एम्बेड किया उससे अटैच है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? वो अटैच टू द अर्थ हो गया। समझ में आया पॉइंट क्या है? अटैच टू द अर्थ का डेफिनेशन क्लियर हुआ? Yes, sir. सी, कोई भी ऐसी चीज विच इज रूटेड इन द अर्थ, जैसे कि ट्रीज हो गए, श्रब्स हो गए, विच इज एम्बेडेड इन द अर्थ, जैसे कि वॉल्स और बिल्डिंग्स हो गया, और अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन द अर्थ, जैसे कि हमने पिलर्स और पे कुछ अटैच किया, तो ये सब अटैच टू द अर्थ की कैटेगरी में आएगा। यहां तक क्लियर सबको पॉइंट? Yes. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एब्सोल्यूट इंटरेस्ट? नाउ सुना ध्यान से, ये जो वर्ड इंटरेस्ट है, हम जो नॉर्मल लेमैन में समझते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट, वैसा इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और यहाँ पे इंटरेस्ट मतलब प्रॉपर्टी के राइट्स, इंटरेस्ट मतलब राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो अगर एक पर्सन प्रॉपर्टी का ओनर है, अगर एक पर्सन प्रॉपर्टी का ओनर है, तो वो उस प्रॉपर्टी के साथ क्या कर सकता है? मैं ऐसा बोलूं, वो जो करना चाहे कर सकता है। उसे प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना है तो डिस्ट्रॉय कर सकता है, उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्ट कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को किसी को रेंट पे दे सकता है, वो प्रॉपर्टी में कुछ ऑल्ट्रेशन चेंजेस करवा सकता है, यानी वो जो करना चाहे प्रॉपर्टी के साथ कर सकता है। सो ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी enjoys an absolute interest in the property. Absolute interest मतलब complete interest, whole of the interest in the property, यानी वो जो करना चाहे वो कर सकता है, हम उसको absolute interest बोलते हैं, absolute interest। नाउ ध्यान से सुनना, अब जैसे एक पर्सन ओनर है, ठीक है, एंड इसने अपना प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को रेंट पे दे दिया। अब ये अगर रेंट पे दिया है और इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है, तो अब प्रॉपर्टी में ये पर्सन रह रहा है, प्रॉपर्टी में ये पर्सन रह रहा है, तो क्या ओनर खुद जाके उस प्रॉपर्टी में रह सकता है क्या? द आंसर इज नो। तो यानी जब इसने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, जब इसने प्रॉपर्टी रेंट पे दिया, तो इसने क्या ट्रांसफर किया? क्या इसने एक को ओनरशिप ट्रांसफर किया है क्या? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। क्या इसने एक को पोजेशन ट्रांसफर किया है क्या? हम बोलेंगे यस, पोजेशन ट्रांसफर हुआ है। सो व्हेन टाइटल इज नॉट ट्रांसफर्ड, व्हाट द ओनर हैज डन इज, यहाँ पे क्या ट्रांसफर हुआ है? तो हम ऐसा बोलेंगे उसका एक इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया, राइट? अ पार्ट ऑफ द इंटरेस्ट, उसका जो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है, उसके जो सारे राइट्स थे प्रॉपर्टी के, उसमें से एक राइट उसने ए को ट्रांसफर कर दिया कि ए उस प्रॉपर्टी में रह सकता है। सो हम ऐसा बोलेंगे दिस इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब जैसे सपोजिंग एक पर्सन ओनर है प्रॉपर्टी का, इसने क्या किया? इसने बैंक से लोन लिया, और जब इसने बैंक से लोन लिया तो इसने अपना घर समझो सिक्योरिटी पे रख दिया, गिरवी रख दिया,
ऐसे टाइप के ट्रांजेक्शन को हम जनरली मॉर्गेज ट्रांजेक्शन बोलते हैं। प्रॉपर्टी गिरवी रख दिया, राइट। तो अब ही वॉज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। एन ओनर एंजॉयज एन एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। बट जब इसने लोन लिया और इसने प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी पे दे दिया, तो क्या ए उस प्रॉपर्टी को किसी और को सेल कर सकता है क्या? हम बोलेंगे ए का राइट खत्म हो गया, अब वो बिना बैंक की परमिशन के बेच नहीं सकता। ए माइट भी उस प्रॉपर्टी में रह सकता है, उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, बट वो बेच नहीं सकता। सो व्हाट हैज बीन ट्रांसफर्ड इज, उसने अपने सारे इंटरेस्ट में से एक इंटरेस्ट बैंक को ट्रांसफर कर दिया कि विदाउट आस्किंग बैंक वो अपना प्रॉपर्टी किसी को सेल नहीं करेगा। सो जब ऐसा मॉर्गेज होता है तो मॉर्गेज में भी क्या टर्म बोलेंगे? इट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? सो ओनर के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट होता है, बट जरूरी है क्या कि ओनर है तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो गई? अब हमारे केस में ए वॉज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, बट जब इसने लोन पे दिया तो इसने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया बैंक को। तो क्या ए के पास अब सारे इंटरेस्ट है क्या? नहीं है। दो ही इज एन ओनर, बट इसने अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो ही डज नॉट एंजॉयज एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट इंटरेस्ट, जो करना चाहे कर सकता है। समझ में आया पॉइंट? सो अगर हमने अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है तो हम एब्सोल्यूट ओनर नहीं बचे, राइट। बट अगर मैंने मेरा घर है, मैंने ना किसी को रेंट पे दिया हुआ है, ना किसी के पास में गिरवी रखा हुआ है, उस घर के सारे राइट्स मेरे पास में हैं, मतलब आई एम एंजॉइंग एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ओवर दैट प्रॉपर्टी। वर्ड एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब समझ में आया क्या? क्या बोलते हैं? Yes, sir. सबको क्लियर हो रहा है ना? प्लीज कोई भी डाउट है तो मेरे से इमीडिएटली पूछते जाओ। Now see the term absolute interest. Absolute interest क्या है? Where a person owns property, he has an absolute interest in the property. Ownership consists of bundle of rights. उसके पास possession का right हो सकता है, enjoyment का right हो सकता है, और he can have any right, जैसे वो sell कर सकता है, mortgage पर रख सकता है, gift कर सकता है, जो करना चाहे कर सकता है, right? तो उसका absolute interest है। But अब point ये है कि अगर ए ने अपना प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर दिया तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट बी के पास चले जाएंगे। बट मैनी अ टाइम ऐसा होगा कि हमने कुछ राइट ट्रांसफर किया बट सारे राइट ट्रांसफर नहीं किए, तो इन दैट केस हमारा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं बचा ओवर दैट प्रॉपर्टी। वर्ड एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब समझ में आया क्या है? Yes, sir. Yes, sir. ना अब ध्यान से देखो, जैसे ए ने अपना प्रॉपर्टी बी को से लीज पे दिया, रेंट पे दिया फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, यानी 10 साल के लिए बी उस घर में रह सकता है, एंड 10 साल के बाद वो प्रॉपर्टी वापस से ए के पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या? वापस से ए के पास में आ जाएगा। तो सच टाइप ऑफ ट्रांसफर इज टेक्निकली टर्म्ड एज रिवर्जन। ये कौन सा केस होता है? रिवर्जन का। तो देखो रिवर्जन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ऑन अ कंडीशन दैट अपॉन हैपनिंग सर्टेन इवेंट प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू ट्रांसफरर। वापस से ट्रांसफरर के पास आ जाएगा। तो इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे? दिस इज अ केस ऑफ रिवर्जन। समझ में आया रिवर्जन क्या होता है? When a property is transferred on a condition that upon happening certain events it will revert back to the transferor, वो वापस से ट्रांसफरर के पास आ जाएगा, तो इसको हम रिवर्जन बोलते हैं। नाउ ध्यान से देखना, ए ने अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया बी को कि जब तक बी अलाइव है प्रॉपर्टी बी के पास रहेगा, एंड देन आफ्टर हिज डेथ प्रॉपर्टी सी के पास चला जाएगा, राइट। सो ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया बी को, जब तक बी जिंदा है प्रॉपर्टी बी के पास रहेगा, उसके बाद प्रॉपर्टी चला जाएगा सी के पास। कैन यू टेल मी सी को ओनर किसने बनाया? सी को ओनर किसने बनाया, जल्दी बताओ। B ने। ए ने ही तो बनाया है, बी ने थोड़ी सी को ट्रांसफर किया है। ए ने ही अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया था बी को कि जब तक तू जिंदा है प्रॉपर्टी तेरे पास में रहेगा, आफ्टर योर डेथ प्रॉपर्टी विल गो टू सी। समझ में आया पॉइंट क्या है? तो सी को जो ट्रांसफर हो रहा है
वो ए ने ही ट्रांसफर किया है। तो अब यहां पे देखो क्या है, ए हैज ट्रांसफर्ड इज प्रॉपर्टी टू बी जब तक वो अलाइव है, एंड आफ्टर इज डेथ द रिमेनिंग इंटरेस्ट, उसके बाद का जो इंटरेस्ट है, इज ट्रांसफर्ड टू सी। सो इसको हम टेक्निकल टर्म में बोलते हैं रिमाइंडर, इट इज टर्म्ड एज रिमाइंडर। सो रिमाइंडर को हम कैसे डिफाइन करें, व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड ऑन अ कंडीशन दैट अपॉन हैपनिंग सर्टेन इवेंट द प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन, किसी और पर्सन के पास चला जाएगा, तो उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। The remaining interest will be transferred to C. You have interest for a certain time, and after that condition is fulfilled, the remaining interest will be transferred to another person. किसी और के पास चला जाएगा। वर्ड ध्यान रखो, रिवर्जन, रिवर्ट बैक, वापस से ट्रांसफरर के पास आएगा। रिमाइंडर, रिमेनिंग इंटरेस्ट, रिमेनिंग किसी और के पास जाएगा, अनदर पर्सन के पास जाएगा। समझ में आया पॉइंट क्या है? नाउ Yes. सपोजिंग ए ने अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया बी को, जब तक बी अलाइव है, एंड बी की डेथ के बाद में वो प्रॉपर्टी सी और ए के पास आ जाएगा, सी और ए के पास आ जाएगा, ऐसा ट्रांसफर किया। तो क्या मैं इसको रिमाइंडर बोलूं क्या? द आंसर इज यस। व्हाई? क्योंकि वो खाली ए के पास नहीं आ रहा, कोई और पर्सन तो इन्वॉल्व है ही ना। सो दैट्स व्हाई इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ रिमाइंडर। सो व्हेन अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड अपॉन अ कंडीशन दैट अपॉन हैपनिंग सर्टेन इवेंट it will be transferred to another person or to another person and to himself is a case of remainder. समझ में आया सबको पॉइंट? रिवर्जन क्या है, रिमाइंडर क्या है? Yes, sir. प्लीज सर रीड करना। रिमाइंडर का क्या क्या बोल वापस। सर रिमाइंडर का डेफिनेशन एक बार रिपीट करो ना। When ये गिवन है ना, अभी वही पढ़ना है ना। When a property is transferred upon a condition that upon happening certain event it will be transferred to another person, यानी हम रिमेनिंग इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको रिमाइंडर बोलते हैं। एंड जब प्रॉपर्टी वापस से ट्रांसफरर के पास आ जाएगा, इट विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर, दिस विल बी केस ऑफ रिवर्जन। So in remainder, the property will not come back to owner, it goes over to other person. Whereas reversion में क्या होगा, it will come back to the transferor, property वापस से ट्रांसफरर के पास आ जाएगा। समझा पॉइंट क्या है? Yes, sir. सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? Yes, sir. Yes. यस सर। नाउ एक स्टूडेंट ने ऐसा डाउट पूछा है कि जैसे हम नॉमिनी को ट्रांसफर कर देते हैं, तो देखो नॉमिनी वर्ड कब यूज होता है? पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उसके नॉमिनी के पास जाएगा, वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। डेथ के बाद वाले ट्रांसफर्ड कवर्ड नहीं है, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन है एग्जाम का, 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ भी है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है और कंटिंजेंट इंटरेस्ट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टेड इंटरेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट इंटरेस्ट? नाउ ध्यान से सुनना मेरा कंडीशन। ए ने अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया बी को, यानी बी को सारे राइट मिल जाएंगे। ए ने अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया बी को फॉर लाइफ, जब तक बी जिंदा है बी के पास रहेगा, एंड बी की डेथ के बाद सी के पास चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या मुझे ये बताओ, सी का ओनर बनना श्योर है क्या कि वो बनेगा ही बनेगा ओनर? Yes. क्यों? बी कभी तो ना कभी तो मरेगा ही। क्योंकि बी कभी ना कभी तो मरेगा ही मरेगा। नाउ सपोजिंग ए अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है बी को,
एंड उसके बाद में वो प्रॉपर्टी जाएगा सी के पास इफ ही मैरीज डी। क्या यहाँ पे सी का ओनर बनना श्योर है क्या? नो सर, भाई सी मैरी नहीं करेगा तो अगर किसी और से शादी कर ली तो इन दैट केस वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा। सो एज द नेम सजेस्ट कंटिंजेंट, सो इट डिपेंड्स ऑन अ कंडीशन। ये एक ऐसे कंडीशन पे डिपेंडेंट है विच मे और मे नॉट हैपन। वो कंडीशन हो सकता है फुलफिल या नहीं भी हो सकता है। whereas vested interest depends on a condition which is certain to happen, यानी वो कंडीशन होगा ही होगा। समझ में आया पॉइंट क्या है? सो हम ऐसा बोल सकते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब वो एक फॉर श्योर इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट मतलब वो पर्सन ओनर बनेगा ही बनेगा, राइट? whereas contingent interest depends on a condition which may happen or may not happen। so ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ, ठीक है ना। जैसे ए ने बी को ट्रांसफर किया, बी के पास वेस्टेड इंटरेस्ट है, ए ने ट्रांसफर किया बी को जब तक बी अलाइव है और बी के बाद चला जाएगा वो सी के पास। तो इस केस में तुम बताओगे वेस्टेड इंटरेस्ट किसके पास है, बी के पास है या सी के पास है? वेस्टेड इंटरेस्ट किसके पास है, बी के पास है या सी के पास है? दोनों के पास में सर। बी के पास। हम ऐसा बोलेंगे कि वेस्टेड इंटरेस्ट यानी श्योरिटी से ओनर बनना, ये राइट दोनों के पास है। बी के पास क्या है? वेस्टेड इन प्रेजेंट पोजीशन। बी के पास क्या है? वेस्टेड इन प्रेजेंट पोजीशन, क्योंकि आज की डेट में प्रॉपर्टी किसको मिल रहा है? बी को। एंड सी के पास जो है वो वेस्टेड इन इंटरेस्ट है। वेस्टेड इन इंटरेस्ट मतलब उसको वो प्रॉपर्टी अभी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा, बट मिलेगा श्योरिटी से। सो इसीलिए इसको वेस्टेड इंटरेस्ट बोला जाता है। सो बोथ बी एंड सी एंजॉयज वेस्टेड इंटरेस्ट, बट क्या टाइप का इंटरेस्ट है? बी का है वेस्टेड इन प्रेजेंट पोजीशन और सी का क्या है? वेस्टेड इन इंटरेस्ट, यानी उसको फ्यूचर में मिलेगा, बट दोनों के लिए ओनर बनना श्योर है। बी इमीडिएटली बनेगा, सी फ्यूचर में बनेगा, बट श्योरिटी से दोनों ओनर बनेंगे। बट इन दिस सिनेरियो मैं एक ऐसा टर्म यूज कर सकता हूं कि बी के पास वेस्टेड इंटरेस्ट है बट बी के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है। रीजन बता सकते हो क्यों? क्योंकि बी का जो इंटरेस्ट है ना वो लिमिटेड है जब तक वो जिंदा है। क्या जब तक बी जिंदा है बी ये प्रॉपर्टी किसी को बेच सकता है क्या? नहीं, क्योंकि उसका रिमेनिंग इंटरेस्ट किसी और के पास में जाने वाला है, तो बी ये प्रॉपर्टी किसी और को सेल नहीं कर पाएगा। सो बी इज हैविंग वेस्टेड इंटरेस्ट बट ही इज नॉट हैविंग एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। वो जो करना चाहे प्रॉपर्टी के साथ वो नहीं कर सकता है। सो देयरफॉर उसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं है। डिफरेंस समझ में आएगा सबको क्या है? वेस्टेड और एब्सोल्यूट समझ में आया क्या? यस सर। नाउ अब ध्यान से सुनना। अभी बी अलाइव है, ठीक है, बी जिंदा है, एंड वाइल बी इज अलाइव सी ने वो प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर कर दिया। सी ने वो प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर कर दिया। क्या सी ये प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफर कर सकता है क्या? बी अभी तक जिंदा है और सी ने वो जो प्रॉपर्टी ए का था, प्रॉपर्टी एक्स, वो सी ने डी को बेच दिया। क्या सी बेच सकता है क्या? नो सर, वाई? नहीं सर। सी के पास इंटरेस्ट ही नहीं आया। सी के पास इंटरेस्ट आया नहीं है, बट आएगा वो श्योर है क्या? यस। सो देयरफॉर वो ट्रांसफर कर सकता है। यानी जो चीज मेरी होने वाली है श्योरिटी से, उसको मैं किसी को ट्रांसफर कर सकता हूं, कौन रोकेगा? समझ में आया पॉइंट क्या है? सो हम ऐसा बोलेंगे कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट हमेशा ट्रांसफरेबल होता है। पर्सन चाहे तो किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि उसका ओनर बनना श्योर है तो वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर सकता है। समझ में आया क्या पॉइंट क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल। समझ रहा है पॉइंट क्या है? वेस्टेड इंटरेस्ट इज ट्रांसफरेबल। नाउ अब यहां पे देखोगे, अभी सपोजिंग सी ने डी से शादी नहीं की, क्या सी वो प्रॉपर्टी एक्स को बेच सकता है क्या जो ए ट्रांसफर कर रहा है? सी वो प्रॉपर्टी किसी को बेच सकता है क्या? नहीं सर। वाई? और और खुद का ही श्योर नहीं है। आने वाला
बट सी बोल रहा है मैं तो श्योर हूं, मैं शादी कर लूंगा डी से, मैं तो श्योर हूं मैं कर लूंगा शादी। क्या गारंटी? जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक नहीं हो सकता ना। अगेन यहाँ पे हम बोलेंगे इधर भी कंटिंजेंट इंटरेस्ट में भी वो ट्रांसफरेबल है, सी चाहे तो ट्रांसफर कर सकता है प्रॉपर्टी, हम नहीं रोक रहे, बट दिस ट्रांसफर विल बी इफेक्टिव, यानी सी ने जो ट्रांसफर किया है वहां पे वो ट्रांसफरी प्रॉपर्टी कब ले सकता है, ट्रांसफर विल बी इफेक्टिव व्हेन कंडीशन इज फुलफिल्ड, जब कंडीशन फुलफिल होगा देन ओनली ट्रांसफर विल बी इफेक्टिव। समझ में आया पॉइंट क्या है? यहाँ पे तो इमीडिएटली डी ओनर बन गया, भले ही बी अलाइव है, सी ने डी को ट्रांसफर किया तो डी को इमीडिएट ओनरशिप मिल गया बिकॉज सी का वेस्टेड इंटरेस्ट था, बट यहाँ पे सी ने जो ट्रांसफर किया वो प्रॉपर्टी उसे तभी मिलेगा जब कंडीशन फुलफिल होगा, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो ये ट्रांसफर वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। समझ में आया? सो कंटिंजेंट में भी आप ट्रांसफर कर सकते हो बट आपका ट्रांसफर इफेक्टिव नहीं है, ट्रांसफर इफेक्टिव कब होगा, when condition will be fulfilled, और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। समझा ये पॉइंट? यस सर। नाउ फोर्थ, ध्यान से देखना, अभी बी अलाइव है, बी जिंदा है और सी की डेथ हो गई, बी अलाइव है और सी की डेथ हो गई, थोड़े टाइम बाद में बी की भी डेथ हो गई, तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, बी के लीगल हेयर को मिलेगा या सी के लीगल हेयर को मिलेगा? बी से पहले सी की डेथ हो गई, बाद में बी की भी डेथ हो गई, तो प्रॉपर्टी बी के लीगल हेयर को मिलेगा या सी के लीगल हेयर को मिलेगा? बी के लीगल है। ये वाला नहीं समझना, अभी ट्रांसफरेबल वाला नहीं है, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हटा दो अभी, ये ट्रांसफर ओरिजिनल बी के लीगल हेयर को मिलेगा या सी के लीगल हेयर को मिलेगा? हम ऐसा बोलेंगे कि सी का ओनर बनना श्योर था, बी की डेथ के बाद सी के पास जाने वाला था, सो आफ्टर द डेथ ऑफ बी सी के लीगल हेयर्स को वो प्रॉपर्टी मिलेगा, सो वेस्टेड इंटरेस्ट इज हेरिटेबल, मतलब लीगल इनहेरिटेंस में जाएगा, भले ही वो पर्सन की डेथ हो जाए तो उसके लीगल हेयर को मिलेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट श्योरिटी वाला था, यानी उसके लीगल हेयर्स को वो इंटरेस्ट मिल जाएगा, सो वेस्टेड इंटरेस्ट इज हेरिटेबल, बट कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज नॉट हेरिटेबल, अगर कंडीशन फुलफिल करने से पहले ही डेथ हो गई तो वो पर्सन कभी ओनर बन ही नहीं पाएगा, सो देयरफॉर उसके लीगल हेयर्स को प्रॉपर्टी कभी भी नहीं मिलेगा। समझ में आया क्या पॉइंट क्या है? यस सर। चारों पॉइंट हमने अभी डिफरेंस के देखे, ठीक है, ये सेकंड वाला एक्चुअल में डिफरेंस नहीं था, खाली वो अंडरस्टैंडिंग टर्म था। नाउ वन मोर पॉइंट, ध्यान से देखना, अगर मेरा इंटरेस्ट वेस्टेड इंटरेस्ट है, इफ माय इंटरेस्ट इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, तो वेस्टेड तो श्योरिटी वाला इंटरेस्ट है, तो वेस्टेड इंटरेस्ट कभी भी कंटिंजेंट इंटरेस्ट में कन्वर्ट नहीं होता है, बट जैसे मेरा इंटरेस्ट एक कंटिंजेंट इंटरेस्ट था, कंटिंजेंट मतलब क्या था कि प्रॉपर्टी बी को वो सी को मिलेगा अगर उससे डी से शादी की, तो सपोजिंग सी ने डी से शादी कर ली तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट वेस्टेड में कन्वर्ट हो गया, सो कंटिंजेंट इंटरेस्ट मे बी कन्वर्टेड इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट, बट एक वेस्टेड इंटरेस्ट कभी भी कंटिंजेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि वो श्योरिटी वाला इंटरेस्ट है, वो कंडीशनल होगा ही नहीं। समझ में आया क्या पॉइंट? यस सर। सो तुम लोग सब रीड करोगे, देखो इधर वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट गिवन है, क्या होता है पहले इन्होंने डिफाइन किया है और फिर बाद में ऐसे डिफरेंशिएट बिटवीन किया है, क्लियर? सो जब भी वेस्टेड इंटरेस्ट होता है तो वो इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है, क्लियर? माइट बी एंजॉयमेंट फ्यूचर डेट पे पोस्टपोन होगा, बट कंटिंजेंट इंटरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन विच मे और मे नॉट हैपन, क्लियर? वेस्टेड इंटरेस्ट इमीडिएटली इफेक्टिव हो जाता है, whereas कंटिंजेंट इंटरेस्ट इफेक्टिव कब होगा, व्हेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। वेस्टेड इंटरेस्ट कैन नॉट बी डिफीटेड बाय डेथ, यानी अगर डेथ भी हो गई तो लीगल हेयर्स को राइट मिलेगा, बट कंटिंजेंट इंटरेस्ट मे फेल इन केस ऑफ डेथ, अगर डेथ हो गई ट्रांसफर की पहले से ही तो कंटिंजेंट इंटरेस्ट फेल हो जाएगा। देन वेस्टेड इंटरेस्ट इज नॉट सर्कमस्क्राइब्ड बाय एनी लिमिटेशन,
So therefore, vested interest is transferable as well as heritable, but contingent interest transferable है, but it cannot be inherited. वो legal inheritance में transfer नहीं हो सकता है. समझ में आया पॉइंट क्या है? यस सर। सो रीड करोगे वेस्टेड और कंटिजेंट इंटरेस्ट और फिर नीचे डिफरेंशिएट बिटवीन. हुआ रीड सबका? यस सर। वेस्टेड इंटरेस्ट ट्रांसफरेबल भी है, हेरिटेबल भी है, बट कंटिजेंट इंटरेस्ट हेरिटेबल तो है ही नहीं.
ट्रांसफरेबल है, बट ट्रांसफर इफेक्टिव कब होगा? व्हेन कंडीशन इज फुलफिल्ड। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी क्या और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। सो अब हम वो प्रॉपर्टी का डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। कैन यू डिफाइन व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी? जल्दी जल्दी आंसर दो, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या? movable property which is attached, not attached to the removable which is attached. ओके, और कोई? जल्दी आंसर दो, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या? क्विकली क्विकली पार्टिसिपेट, जल्दी आंसर दो। Sir, movable means perishable goods. मूवेबल मतलब पेरिशेबल, ऐसे कैसे? सारे मूवेबल जो पेरिशेबल freely गुड्स होते हैं transferable क्या? है। योर कार इज अ मूवेबल गुड, मूवेबल प्रॉपर्टी, पेरिशेबल है क्या? जो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इज नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। हम अपना घर किसी को बेच ही नहीं सकते ऐसा। मूवेबल, इमूवेबल, इतना टाइम लग रहा है डिफाइन करने में, सिंपल सी चीज। एनीवन एल्स? जल्दी, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या? Immovable which is attached to the earth. Immovable मतलब which is attached to the earth, and movable मतलब which can be taken from one place to another, right? Yes. So देखो, तुम लोगों ने बहुत इजीली डिफाइन कर दिया। मूवेबल मतलब which can be taken from one place to another, immovable मतलब which is attached to the earth। अब देखते हैं लॉ ने इसको कैसे डिफाइन किया है। The Transfer of Property Act does not define the term movable property. Transfer of Property Act does not define the term movable property. नीचे immovable property. The term immovable property is also not defined under the act. कितना मजेदार बात है ना, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बनाया एंड प्रॉपर्टी क्या होता है वही डिफाइन नहीं किया। मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या, नॉट डिफाइंड, इमूवेबल क्या, नॉट डिफाइंड, क्या एक्ट बनाया है, राइट? सो ये अगेन एक सबसे बड़ा, एक हम ऐसा बोलते हैं ना, लॉ मेकर के लिए सबसे बड़ा एक मजाक वाला पॉइंट है कि आपने एक्ट बनाया एंड प्रॉपर्टी को ही डिफाइन नहीं किया। तो अब अगर ये ऐसा डिफाइंड नहीं है प्रॉपर्टी, तो हम कैसे देखें डेफिनेशन? तो ऑब्वियसली अब हमें दूसरे एक्ट का मदद लेना पड़ेगा। दूसरे एक्ट में कैसे डिफाइंड होता है प्रॉपर्टी, राइट? सो अब दूसरे एक्ट में सबसे पहले एक एक्ट आता है जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट हमारे पेपर नंबर 1 के अंदर एक एक्ट गिवन है। तो वो एक ऐसा एक्ट है जिसमें खाली डेफिनेशन ही डेफिनेशन है, यानी कोई भी एक्ट में अगर कोई वर्ड डिफाइन नहीं है तो हम जनरल क्लॉजेज एक्ट का डेफिनेशन लेते हैं, राइट? सो अब हम दूसरे स्टैट्यूट की मदद से डिफाइन करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी क्या। तो एक जनरल क्लॉजेज एक्ट में कैसे डिफाइंड है मूवेबल प्रॉपर्टी क्या, प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मूवेबल क्या है, जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल है। मतलब कितना मस्त डेफिनेशन दिया है इन्होंने। देन रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट कैसे डिफाइन करता है मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल में सब कुछ आएगा जो इमूवेबल नहीं है, बट इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ये तीन चीजें ऐसी है जो हमें दिखने में इमूवेबल दिखती है। स्टैंडिंग टिम्बर, इट इज अटैच्ड टू, रूटेड इन द अर्थ, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, बट हम इसको मूवेबल मानेंगे। ऐसा इन्होंने पहले से बोल दिया कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास विल बी ट्रीटेड एज मूवेबल प्रॉपर्टी, इट विल बी इंक्लूडेड इन मूवेबल प्रॉपर्टी। और उसके अलावा कोई भी चीज जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल होगा। मतलब इन्होंने अभी तक मूवेबल क्या ये डिफाइन नहीं किया, बट क्या डिफाइन किया, जो इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल होगा। तो इसके लिए हमको देखना जरूरी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी कैसे डिफाइंड है। तो अब देखो, इट डिफाइंस इन द नेगेटिव सेंस
द इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। मतलब क्या मस्त गोल गोल घुमाया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास इमूवेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था वो तो मूवेबल में इंक्लूड हो गया, उसको वो इमूवेबल नहीं है। तो अभी तक तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है और इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। जब इतने बड़े बड़े लॉ एक्सपर्ट्स डिफाइन नहीं कर पा रहे तो फिर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे मूवेबल क्या, इमूवेबल क्या? मतलब क्या एक्ट बना रहे और ये डिफाइन नहीं कर पा रहे। कैन यू टेल मी व्हाई दे आर नॉट एबल टू डिफाइन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी? ये क्यों डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं? Now, let's take certain example. Now, supposing कि तुम्हारे घर पे डोर लगा हुआ है। ये जो डोर है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है? मूवेबल। मूवेबल। लेके जा सकते हो क्या एक जगह से दूसरी जगह? सर डी अटैच किया तो लेके सेटिंग किया उधर, अटैच किया। अटैच करा हुआ है ना, तो इट इज अटैच्ड टू अर्थ, इट इज अटैच्ड टू अर्थ। हाँ सर। तो मूवेबल हुआ या इमूवेबल हुआ? अभी तो बोल रहा था मूवेबल है क्योंकि हम लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। निकाल भी तो सकते हैं। हाँ, तो हम नहीं बता पा रहे ना मूवेबल है इमूवेबल है। सिर्फ तुम्हारे घर पे एसी लगा हुआ है, मूवेबल है या इमूवेबल है? स्प्लिट एसी होता है ना, दीवार पे फिट होता है, मूवेबल है या इमूवेबल है? दिखने में ही मूवेबल है, ऐसे मूवेबल बोल सकते हैं। मतलब ऐसा डिप्लोमेटिक आंसर होने लग गया, तुम खुद भी नहीं बता पा रहे कि हम उसको मूवेबल बोले या इमूवेबल बोले, हम कैसे डिफाइन करें। यही एग्जैक्टली प्रॉब्लम है कि वो उसको हम मूवेबल बोले या इमूवेबल बोले। इट इज अटैच्ड टू द अर्थ बट हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। सो इसके लिए द टर्म इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइंड ही नहीं है। अब जब इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है तो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास एंड सुप्रीम कोर्ट को बोला आप बताओ मूवेबल प्रॉपर्टी क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि जब भी आप कोई एक प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, जब भी आप प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो विदाउट डिसमेंटलिंग इट, मतलब उस प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए बिना, विदाउट डिसमेंटलिंग हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यानी अगर समझो मैं उसको डिसमेंटल करूं तो डिसमेंटल मतलब उसको जब निकालते हैं तो वो प्रॉपर्टी डैमेज हो जाता है, राइट। बट अगर वो प्रॉपर्टी बिना डैमेज हुए, अब जैसे डोर का था तो हमने 4-5 स्क्रू खोले एंड डोर को हम लेके जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एसी हुआ तो हम उसको डिसमेंटल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऐसा करने में उससे डैमेज नहीं होगा, प्रॉपर्टी डैमेज नहीं होगा, तो इट विल बी टर्म्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जैसे समझो तुम्हारा कोई वार्डरोब है जो कि दीवार से ही फिक्स्ड है, अगर तुम एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो तो उसको डिसमेंटल करते टाइम वो ब्रेक हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो डैमेज होगा श्योरिटी से, तो दैट विल बी टर्म्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आया पॉइंट क्या है? तो कैसे डिफाइन किया सुप्रीम कोर्ट ने? व्हेन अ प्रॉपर्टी कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट डिसमेंटलिंग एनीथिंग, इट विल बी टर्म्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर हमें डिसमेंटल करना पड़ रहा है तो इट विल बी टर्म्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब जैसे समझो एक बड़ा मशीनरी है, ठीक है, ये मशीनरी लाके हमने अर्थ में नट बोल्ट से फिक्स कर दिया। अगर इस मशीनरी को तुम एज इट इज लेके जा सकते हो तो इन दैट केस ये क्या हो जाएगा? मूवेबल। बट समझो मशीनरी को तुमने अलग अलग पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में ऐसे ब्रेक किया एंड देन लेके जा रहे हो, मतलब तुम्हें डिसमेंटल करना पड़ा, मतलब इट विल बी टर्म्ड एज डिसमेंटल करना पड़ा, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा। अगर विदाउट डिसमेंटलिंग ले जा सकते हैं तो वो क्या हो जाएगा? मूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिसमेंटल करके लेके जाना पड़ रहा है देन इट विल बी टर्म्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आया सबको पॉइंट क्या है? यस सर। सो अब इन्होंने डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया, तो हम देखो एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, लैंड हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएगा। देन
benefits arising out of land. Benefits arising out of land. And anything which is attached to earth. Attached to earth मतलब जो अर्थ में रूटेड है, एम्बेडेड है, या फिर अटैच टू व्हाट इज सो एम्बेडेड इन अर्थ. हमने अटैच टू द अर्थ का डेफिनेशन पढ़ा. तो कोई भी ऐसी चीज जो लैंड आएगा, बेनिफिट्स जो लैंड से अराइज होते हैं, एंड एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ, इट विल बी टर्म्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी. हम इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे. नाउ ध्यान से देखना, जैसे मेरे पास में एक लेक है, ठीक है, एंड इस लेक में बहुत सारी फिश होती है. मैंने फिश पकड़ा एंड मैंने मार्केट में फिश को सेल किया. व्हाट आई हैव सोल्ड इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. फिश को सेल करना इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि व्हाट आई एम सेलिंग इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. बट समझो मैंने इस लेक पे एक पर्सन को राइट दिया कि वो आके यहाँ पे मछली पकड़ेगा और मार्केट में बेच सकता है, जिसके लिए मैंने उससे समझो 1 लाख रुपीज ले लिया मंथली. सो अभी देखो, मैंने उस पर्सन को मेरी प्रॉपर्टी में घुसने का राइट दिया कि वो अंदर आके फिश पकड़ सकता है और मार्केट में ले जाके सेल कर सकता है, मुझे मंथली 1 लाख रुपीज दे देना. सो यहाँ पे मैंने जो उसको सेल किया है वो मैंने किया है राइट टू कैच फिश. मैंने उस पर्सन को फिश सेल नहीं किया है, मैंने उसको एक राइट दिया है कि वो मेरे लैंड पे आके, मेरे लेक पे आके फिश पकड़ सकता है, मार्केट में सेल कर सकता है. So this is right to catch fish. So right to catch fish is an immovable property because it is a benefit arising out of land. समझ में आ रहा है पॉइंट? सेम ऐसे ही मेरे पास में एक गार्डन है, गार्डन में बहुत सारे मैंगो ट्रीज है, मैंने मार्केट में मैंगो सेल किए, आई हैव सोल्ड मूवेबल प्रॉपर्टी. बट मैंने एक पर्सन को राइट दिया कि वो मेरे गार्डन में जितने भी मैंगोज है तोड़ के लेके जाएगा और मुझे उसके लिए 1 लाख रुपीज का पेमेंट कर देगा. So I have sold right to cut mangoes from tree. वो राइट किस पे है? वो मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे राइट है. तो राइट टू कट मैंगो विल बी एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मैंगो विल बी अ मूवेबल प्रॉपर्टी. सबको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है? सर मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में से कुछ राइट दे रहे तो वो भी इमूवेबल ही हुआ. बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड. यस, समझा क्या सबको यहाँ तक? सो अभी तुमको ये रीड करना है अच्छे से, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है. ये रीड करने के बाद में देखो यहाँ पॉइंट में गिवन है इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या आएगा. इट मीन्स लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ और फास्टन टू एनीथिंग विच इज अटैच्ड टू द अर्थ, जो अर्थ से अटैच्ड है. राइट, देन अटैच्ड टू द अर्थ का डेफिनेशन ऑलरेडी पहले आया, रूटेड इन द अर्थ, ये सारा हमने पहले पढ़ा. अब मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन, डिस्टिंक्शन कैसे है? सो इस केस लॉ में डिफाइन किया था, मूवेबल में बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी इन अ थिंग ऑफ सफरिंग ऑल्टरेशन, immovability for such alteration. A piece of land in all circumstances is immovable. If a thing cannot change its place without injury to its quality, it is immovable. यानी अगर क्वालिटी इंजर होता है तो वो immovable होगा. बट अगर हम if a thing cannot change its place without injuring to its quality, it is immovable. Certain things जैसे ट्रीज अटैच टू अर्थ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, वो सारे मूवेबल में जाएंगे, क्योंकि उस ट्री का, क्रॉप्स का वैल्यू ही कब है? जब उसको अर्थ से अलग कर देंगे तभी तो उसका वैल्यू होता है. जब तक वो अर्थ पे लगा हुआ है क्रॉप की कोई वैल्यू नहीं है. सो जब उसको सीवियर कर दिया तब उसकी वैल्यू आती है. तो भले वो दिखने में इमूवेबल है, हम उसे मूवेबल मानेंगे. सो हमने पढ़ा स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज, वो सारे किस में आएंगे? इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. समझा गया सबको पॉइंट क्या है? और ये बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड ऐसे लॉजिकली तो समझ में ही नहीं आता है. मतलब यही तो मेन कारण था जिसके कारण हम डिफाइन नहीं कर पा रहे थे मूवेबल क्या और इमूवेबल क्या है. सो देखो नीचे कुछ एग्जांपल गिवन है. राइट टू कलेक्ट रेंट्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी.
उसको भी हम इमूवेबल ही बोलेंगे। राइट ऑफ वे, एक पर्टिकुलर जगह से जाने का राइट ऑफ वे इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो राइट किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे है। राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम पीस ऑफ लैंड पे रेंट कलेक्ट हो रहा है, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। हेरिडिटरी ऑफिस, जैसे किंग का किंगडम पीछे किसको मिलेगा, हेरिडिटरी ऑफिस, इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया पे ही है। इक्विटी ऑफ रिडेम्पशन एंड मॉर्गेज अभी नहीं पढ़ोगे, मैं इसी टॉपिक में बाद में जब मॉर्गेज पढ़ाऊंगा मैं उस टाइम पे तुमको बताऊंगा, वापस से बताऊंगा। देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि ये दोनों इमूवेबल में आता है। देन ट्रीज में से लैग कलेक्ट करना, हो रबड़ का जो गम होता है उसको कलेक्ट करना। राइट ऑफ वेरी, जैसे हम शिप चलाते हैं, पर्टिकुलर जगह से शिप जा रहा है तो उसका वे फिक्स होता है, इट इज राइट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। राइट ऑफ फिशरी, राइट टू फ्यूचर रेंट, रिवर्जन इन प्रॉपर्टी, फैक्ट्री, ये सब किस में आते हैं, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो नीचे गिवन है व्हाट इज नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अब राइट ऑफ वर्शिप या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट, रॉयल्टी, राइट टू रिकवर मेंटेनेंस अलावेंस, कॉपीराइट, मॉर्गेज डीड पे जो डिक्री और है, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आते हैं, मतलब दीज आर टर्म्ड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एग्जाम में क्या है, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, डिफाइन इमूवेबल प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग आर इमूवेबल प्रॉपर्टी और नॉट। तो उन्होंने 3 पॉइंट यहाँ के दे दिए, 3 पॉइंट यहाँ के दे दिए, और तुमको आइडेंटिफाई करना था इसमें से क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सो देयरफॉर ये जो पॉइंट्स गिवन है, क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है और क्या क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, ये तुमको अच्छे से याद कर लेना है। 2 से 3 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। क्लियर है यहाँ तक? सर ये बॉक्स वाले जो एग्जांपल्स है मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिलेटेड मतलब एंसिलरी एग्जांपल्स है ना। द फॉलोइंग आर रिकॉग्नाइज्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। नीचे जो गिवन है, फॉलोइंग वर हेल्ड नॉट टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। जो एक्चुअली नहीं है, रिलेटेड है, तो वो इमूवेबल है, एंसिलरी। हाँ ऐसे देखो, जैसे याद रखना याद रख, बट वो टेबल याद करनी पड़ेगी, क्या क्या इमूवेबल है और क्या क्या नहीं है। क्लियर है? अभी अपनी डेफिनेशन फिनिश हुई है, सब लोग रिप्लाई करके बताओगे यहाँ तक क्लियर है क्या। अगर कुछ भी डाउट है बोलो, मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि यहाँ अगर ये समझ में नहीं आया अभी तक वाली टर्म्स, तो आगे का टॉपिक तो और हैवी चला जाएगा। सो दैट्स व्हाई रिप्लाई करके बताओ यहाँ तक सब क्लियर है या नहीं है, या कोई भी चीज रिपीट करना है तो मुझे बताओ। नाउ अब हम यहाँ से रूल स्टार्ट कर रहे हैं। तो रूल रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, यानी अभी जो रूल्स पढ़ रहे हैं वो सब टाइप की प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होंगे, मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे अप्लाई होगा। आगे जाके कुछ रूल ऐसे आएंगे जो खाली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई होंगे, राइट। सो अभी हम कौन से पढ़ रहे हैं, जनरल रूल्स विच इज एप्लीकेबल टू बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आता है सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या, कोई भी ऐसा एक्ट बाय विच वन लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ और वन और मोर अनदर लिविंग पर्सन। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो हमने पढ़ा था कि खाली लिविंग पर्सन के बीच में जो ट्रांसफर है वो ही कवर होता है इस एक्ट में। सो इन्होंने कैसे डिफाइन किया है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या, व्हेन वन लिविंग पर्सन ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी, अब वो प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट है या फ्यूचर प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट है या फ्यूचर में है, बट वो ट्रांसफर करता है
किसी अनदर लिविंग पर्सन को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी ऐसा सुना क्या, ए ने अपना घर ए को बेच दिया? अरे तो वो ट्रांसफर थोड़ी हुआ। ए ने अपना घर बी को बेच दिया, एक लिविंग पर्सन ने अपना राइट दूसरे लिविंग पर्सन को दे दिया, तो इन दैट केस वो ट्रांसफर होगा। बट समझो ऐसा हुआ, ए ने अपना घर बी को दे दिया एंड खुद को दे दिया, तो भी ये ट्रांसफर हुआ, बिकॉज सम पार्ट हैज बीन गिवन टू बी। सो व्हेन वन लिविंग पर्सन ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी whether in present or in future to another living person or to another living person and to himself, या तो खाली किसी दूसरे को देगा या किसी और को और खुद को देगा, तो हम उसे ट्रांसफर बोलेंगे। समझ में आया क्या पॉइंट क्या है? यस सर। ये दोनों लिविंग होने जरूरी है क्या? यस सर। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, टेक्निकल वर्ड क्या है इसके लिए? एक लिविंग पर्सन ने अपना प्रॉपर्टी दूसरे लिविंग पर्सन को दिया, टेक्निकल वर्ड क्या है? Inter vivos transfer. इंटर वाइवोस ट्रांसफर। समझ में आया? लिविंग पर्सन ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू अनदर लिविंग पर्सन, उसको इंटर वाइवोस ट्रांसफर बोलते हैं। समझा पॉइंट यहाँ तक? यस सर। नाउ अब देखो ध्यान से, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है? जो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है वो ट्रांसफर हो सकता है, या फ्यूचर प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो सकता है? अगर हम डेफिनेशन यहाँ पे जो वर्डिंग देखे सेक्शन का, उस हिसाब से तो लग रहा है प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है। बट नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, टू इफेक्ट अ ट्रांसफर प्रॉपर्टी मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस, यानी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में है तो ही ट्रांसफर हो सकता है। ऊपर क्या लिखा है, प्रेजेंट या फ्यूचर कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकता है। नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। तुमको नहीं लगता कोई कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस लिखा हुआ है इन्होंने? क्या देखो वर्ड डिफरेंस है, ऊपर है ट्रांसफर क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है। बट अगर मैंने फ्यूचर प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर किया तो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, तो फिर ट्रांसफर कैसे होगा? सो टू इफेक्ट अ ट्रांसफर, मैं फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता हूं, बट वो ट्रांसफर इफेक्टिव कब होगा? व्हेन प्रॉपर्टी कम्स इन एग्जिस्टेंस, नहीं तो अदरवाइज वो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। समझ में आना पॉइंट क्या है? सो ट्रांसफर आप कोई भी प्रॉपर्टी कर सकते हो, प्रेजेंट या फ्यूचर। अगर आपने फ्यूचर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, अभी ट्रांसफर कर दिया, वो चलेगा, बट वो ट्रांसफर इफेक्टिव कब होगा, वैलिड कब होगा? व्हेन प्रॉपर्टी कम्स इन एग्जिस्टेंस। समझ में आया पॉइंट? सो ट्रांसफर इंटरवाइवोस होना चाहिए, दैट इज बिटवीन लिविंग पर्सन। प्रॉपर्टी प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, बट ट्रांसफर इफेक्टिव कब होगा? व्हेन प्रॉपर्टी कम्स इन एग्जिस्टेंस। तो अब देखो, ट्रांसफर हो रहा है मतलब मैं ऐसा बोलूं दो लोगों के बीच में कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, तो जो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है वो लीगली एनफोर्सेबल कब होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फुलफिल करेगा। यानी इन अदर वर्ड, अगर मैं ट्रांसफर की बात करूं तो यहाँ पे पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए क्या? फ्री कंसेंट होना चाहिए क्या? लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए क्या? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए क्या? क्या कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी क्या? सो देखो ध्यान से, अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन है, या if a person is legally disqualified to be a transferee, then no transfer can be made, तो फिर वैसा ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो अब कंडीशन, who can transfer the property, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कौन कर सकता है? बताओ मुझे, कौन कर सकता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर? एक पर्सन जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, एंड वो पर्सन खुद ओनर होना चाहिए, तभी तो ट्रांसफर करेगा। अगर मैं ओनर ही नहीं हूं तो क्या मैं प्रॉपर्टी बेच सकता हूं क्या? मैंने यहाँ पे बैठे तुमको किसी पर्सन का घर बेच दिया, इट इज नॉट अ वैलिड ट्रांसफर, वो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं, आई एम नॉट द रियल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर every person who is competent to contract and entitled to transfer the property,
एंटाइटल टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी मतलब खुद ओनर है या ओनर ने उसको पावर ऑफ अटर्नी दिया है ट्रांसफर करने के लिए, अथॉरिटी दिया है ट्रांसफर करने के लिए, तो वो ट्रांसफर कर सकता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दोनों पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफरर शुड बी अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफरी जरूरी नहीं है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। एक पर्सन अपना प्रॉपर्टी अपने माइनर बेटे को ट्रांसफर कर सकता है, सो ट्रांसफरी कोई भी हो सकता है। सो ट्रांसफरर कौन होगा? अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होता है? जो मेजर है, साउंड माइंड का है, कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया। बट अ माइनर कैन बी ट्रांसफरी एज देयर इज नथिंग इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टू डिस्क्वालीफाई अ पर्सन हु इज अ माइनर टू बी अ ट्रांसफरी। क्लियर? सो एक माइनर पर्सन, एक अनसाउंड माइंड का पर्सन ट्रांसफरी हो सकता है बट ट्रांसफरर नहीं हो सकता। समझ में आएगा पॉइंट क्या है? यस तो कौन ट्रांसफर करेगा प्रॉपर्टी बताओ क्विकली। जो ओनर है और जो मेजर है। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू Competent कॉन्ट्रैक्ट एंड हु इज ओनर। बट एक पर्सन ओनर नहीं है फिर भी वो बेच सकता है क्या? नो सर। अगर उसको अथॉरिटी दिया रियल ओनर ने तो कर सकता है ना। सो यहाँ पे यही मतलब है कि अगर रियल ओनर ने कंसेंट दिया है तो इन दैट केस वो पर्सन बेच सकता है। समझ में आएगा पॉइंट क्या है? यस ये डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट फीडिंग द ग्रांट बाय एक्सटॉपल, इन वर्ड से डरना मत, ये अभी आगे रूल्स में आने वाले हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी के लिए खाली यहाँ पे ध्यान रखो, एक पर्सन ओनर नहीं है फिर भी बेच सकता है अगर उसके पास कंसेंट होगा रियल ओनर का। तो नाउ सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? प्रॉपर्टी। वो क्या होना चाहिए? एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, तो लॉफुल प्रॉपर्टी होना चाहिए तभी वो ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर? बट देखो ये हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई रिलीजियस लॉ और नॉर्मल एक्ट आता है तो अपना इंडिया सेक्युलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है ना, पढ़ा था हमने, सेक्युलर राइट देता है। सो देयरफॉर कोई भी रिलीजियस लॉ होगा तो वो प्रिवेल करेगा। सो देयरफॉर अगर हिंदू लॉ में या मोमडन लॉ, मुस्लिम लॉ में कुछ और लिखा हुआ है तो वो प्रिवेल करेगा, देन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा। समझ में आएगा पॉइंट क्या है? यस सर। नाउ अभी मैं जो बता रहा हूं ध्यान से समझना, मैं थोड़ा एक इजी फॉर्म में बता रहा हूं ताकि तुमको जल्दी से समझ में आएगा। व्हाट आर द फॉर्मेलिटीज फॉर ट्रांसफर? एक ट्रांसफर करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज होता है? नाउ सुनना ध्यान से। सपोजिंग एक पर्सन ए ओनर है प्रॉपर्टी का, ठीक है, ओनर है प्रॉपर्टी का। ए ने अपना प्रॉपर्टी बी को बेच दिया, तो ऐसा ओरली एग्रीमेंट करने से चल जाएगा क्या कि मैंने बी को प्रॉपर्टी बेच दिया और बी ने खरीद लिया, उसने मेरे को रुपए दे दिए, ओरली चल जाएगा या इनके बीच में रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए? रिटर्न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए रिटर्न? For can be evidence। ओके, सो हम ऐसा बोलेंगे ओरली नहीं चलेगा, रिटर्न होना चाहिए। तो ए ने एक पेपर पे प्रॉपर लिख के दिया कि मैं मेरा प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर कर रहा हूं, ए और बी दोनों ने साइन किया, क्या वो वैलिड होगा? यस। ए ने ऐसे ही सी को भी बेच दिया और वहां पे भी पेपर पे लिख के दे दिया मैं मेरा प्रॉपर्टी सी को बेच रहा हूं। ए ने ऐसा ही डी को भी बेच दिया एंड उसको भी लिख के दे दिया। ए ने तो तीनों से पैसा ले लिया और भाग गया। अब तीनों लड़ रहे हैं, किसको मिलेगा प्रॉपर्टी? तीनों के साथ में रिटर्न एग्रीमेंट है। जिसको पहले बेचते हैं उसको। अभी क्या प्रूफ है? डी के साथ जो एग्रीमेंट था उस पर डेट उसने पहले का डाल दिया,
जबकि डी को लास्ट में बेचा था। एग्रीमेंट लीगल नहीं होगा, मे बी रजिस्टर्ड ना हो तो नहीं हो सकता। यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है ना कि किसका रिटर्न एग्रीमेंट सही है, हमको तो पता ही नहीं है। सो देयरफॉर जब ऐसे प्रॉपर्टी रिलेटेड इतने डिस्प्यूट हुए, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया ना 1882 में, तब तक तो सोचा ही नहीं था ऐसा भी कुछ होगा। बट अभी ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन होने लग गए और कोर्ट के लिए हेडेक होने लग गया कि किसका ट्रांजेक्शन सही है, किसको क्या माने। सो देयरफॉर 1908 में गवर्नमेंट ने एक अलग से एक्ट बनाया, जिस एक्ट का नाम था रजिस्ट्रेशन एक्ट। सो ये रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या बोलता है कि आप जब भी कुछ ऐसा प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो आप अपने एग्रीमेंट का एक कॉपी गवर्नमेंट ऑफिस में भी दे दो। आप अपना एग्रीमेंट का कॉपी गवर्नमेंट ऑफिस में भी रजिस्टर कराओ। इससे क्या होगा, कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है तो ए तो उसको बोलेगा मैंने किसी को नहीं बेचा है, ट्रांसफर तो जानबूझ के झूठ बोलेगा क्योंकि वो तो फ्रॉड कर ही रहा है। सो देयरफॉर हम हर बायर पे ड्यूटी डालते हैं कि बिफोर परचेजिंग प्रॉपर्टी आप पहले गवर्नमेंट ऑफिस में आके देखो कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। समझो ए ने बी को बेचा था और इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया था, तो गवर्नमेंट ऑफिस में उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन दिखेगा अभी? बी। सो गवर्नमेंट ऑफिसर उसको बोलेगा बी इज द ओनर, तो सी ए से प्रॉपर्टी खरीदेगा या मना कर देगा? ही विल रिफ्यूज। तो ये लिटिगेशन में जाने से, फंसने से बच गया। सो देयरफॉर हम ड्यूटी डालते हैं एवरी बायर पे एक ड्यूटी डालते हैं कि बिफोर पेइंग या बिफोर परचेजिंग एनी प्रॉपर्टी आपको क्या करना है? इंक्वायर फ्रॉम रजिस्ट्रार से इंक्वायर करो कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर है। समझ में आया क्या पॉइंट क्या है? यस सर। समझो सी ने परचेज कर लिया और सी बाद में बोल रहा है मैं तो भूल गया, मैंने चेक ही नहीं किया कि किसके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तो हम क्या जवाब देंगे सी को? आपकी खुद की गलती है। समझ में आया ना पॉइंट क्या है? सो देखो, रजिस्ट्रेशन इज वन ऑफ द फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर। जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाओ। क्यों करवाओ रजिस्ट्रेशन? बिकॉज registration will act as a notice. Registration will act as a notice to all the subsequent buyers कि उनको पहले से पता था कि ये प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। So therefore registration acts as a constructive notice. अगर एक बायर बिना रजिस्ट्रार के पास जाए, इंक्वायरी करे बिना अगर परचेज कर लेता है तो हम क्या बोलेंगे? ये बायर का गलती है, उसने क्यों इंक्वायरी नहीं किया। समझ में आया पॉइंट क्या है? रजिस्ट्रेशन एक्ट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ में आया यहां तक पॉइंट क्या है? अब देखो थर्ड, ऐसा हो सकता है जैसे ए और बी के बीच में एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था कि बी ने ए को 80 लाख रुपीस दिए और उस 80 लाख रुपीस के अगेंस्ट में ए ने अपना घर गिरवी रखा बी के पास में। सो एग्रीमेंट एक्चुअली क्या था? मॉर्गेज का था। बट आगे जाके डिस्प्यूट हुआ तो बी क्या बोलता है? ए ने तो मुझे 80 लाख में घर बेच दिया, ये देखो मैंने 80 लाख दिए और इसने मुझे घर बेचा, ये हमारा एग्रीमेंट है। अब वो सेल एग्रीमेंट है या मॉर्गेज एग्रीमेंट है? सेल एग्रीमेंट है या मॉर्गेज एग्रीमेंट है? सो एग्रीमेंट के वर्डिंग्स कभी कभी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। सो देयरफॉर इन दोनों पार्टीज का इंटेंशन क्या था? हर एग्रीमेंट के लिए हम ऐसा बोलेंगे कोई विटनेस होना चाहिए, जिसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलेंगे? हमें अटेस्टेशन करवाना जरूरी है। कोई भी दो विटनेस होने चाहिए जो साथ में साइन करेंगे और वो विटनेस बताएंगे पार्टीज का इंटेंशन क्या था, इनमें क्या बातचीत हुई थी, क्यों इन्होंने ये एग्रीमेंट एंटर किया है। समझ में आया पॉइंट क्या है? सो अटेस्टेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्मेलिटी। सो हमने क्या देखा? 3 फॉर्मेलिटीज है। क्या क्या है बताओगे? 3 फॉर्मेलिटीज है। क्या क्या है 3 फॉर्मेलिटीज? रजिस्ट्रेशन, नोटिस और अटेस्टेशन। अटेस्टेशन किसका होगा? डॉक्यूमेंट जो भी है उसका, एग्रीमेंट जो बना है उसका अटेस्टेशन, 2 विटनेस साइन करेंगे। रजिस्ट्रेशन किसका होगा? उसी डॉक्यूमेंट का।
एंड वो जो रजिस्ट्रेशन कराया इट विल एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू ऑल द सब्सिक्वेंट पार्टीज, जो भी उसके साथ में डील करेंगे, जो भी उस प्रॉपर्टी पे डील करेंगे, पहले जाके देखेंगे प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। समझ रहा है क्या पॉइंट क्या है? नाउ अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अटेस्टेशन वर्ड का मतलब क्या? अटेस्टेशन वर्ड का मतलब क्या? जब भी कोई एग्रीमेंट होगा तो हमें विटनेस चाहिए ऑन दैट एग्रीमेंट। कितने विटनेस चाहिए? तो हम ऐसा बोलेंगे फॉर एवरी सिग्नेचर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 विटनेस। अगर समझो ए और बी के बीच में एग्रीमेंट है, ए और बी साथ में ही साइन कर रहे हैं, तो 2 विटनेस से काम चल जाएगा। बट सपोजिंग ए ने आज साइन किया, बी ने 4 दिन बाद साइन किया, तो दोनों को 2-2 विटनेस लाने पड़ेंगे। सो 2 विटनेस चाहिए होते हैं जब भी हम साइन करेंगे। अगर सारी पार्टीज एक साथ में साइन करे तो हर पार्टी के लिए एक एक विटनेस रहेगा। जैसे एक एग्रीमेंट में 4 पार्टी है, सो देयर विल बी, हम ऐसा बोलेंगे कि चारों अगर एक साथ में साइन करे तो 2 विटनेस से काम हो जाएगा, बट चारों ने अगर अलग अलग साइन किया तो सबके लिए एक एक विटनेस रहेगा। तो हम विटनेस बोलेंगे किसको? एक ऐसा पर्सन, सुना ध्यान से, अभी जैसे मेरा किसी के साथ में एग्रीमेंट हुआ, तुम सडनली मेरे ऑफिस में आए, मैंने तुमको बोला अरे इधर साइन कर दे, मेरे को जरूरत है, ऐसा मतलब ऐसा विटनेस जरूरी है। तो विटनेस डज नॉट मीन जो वहां पे खाली साइन कर रहा है। विटनेस को पता होना चाहिए डॉक्यूमेंट में क्या है, यानी उसका इंटेंट होना चाहिए टू अटेस्ट। उसने डॉक्यूमेंट को साइन किया है एज अ विटनेस, उसे खुद को पता होना चाहिए। यानी मैंने उसको बोला कि भाई इस डॉक्यूमेंट में ऐसा ऐसा है, हमारे बीच में ऐसा टर्म्स एग्री हुआ, हमको विटनेस का साइन चाहिए। उसके बाद अगर वो साइन कर रहा है तो वैलिड है, बिकॉज उसका इंटेंशन है साइनिंग द डॉक्यूमेंट एज अ विटनेस। सो विटनेस कौन कहलाएगा? वो पर्सन जिसका इंटेंशन है कि वो अटेस्ट कर रहा है डॉक्यूमेंट एज अ विटनेस। तो एक बार एग्जाम में मतलब ऐसा क्वेश्चन आया, रियल लाइफ केस स्टडी है, कि 2 लोगों के बीच में जैसे एग्रीमेंट हुआ, अब एग्रीमेंट में उनके पास एक ही विटनेस था, एंड वहां पे रजिस्ट्रार ने खुद ने साइन किए। तो अब ये जो पार्टीज है ये क्या बोलती है, देखो रजिस्ट्रार विटनेस है, हमने इसके सामने साइन किया, 2 विटनेस हो गया, तो कैन दिस रजिस्ट्रार बी ट्रीटेड एज विटनेस? द आंसर इज नो। रजिस्ट्रार ने जो साइन किया है वो डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन के लिए साइन करा है कि वो डॉक्यूमेंट मैंने रिसीव किया है। बट क्या रजिस्ट्रार को पता था क्या कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है एग्रीमेंट के अंदर? तो रजिस्ट्रार वाज हैविंग नो इंटेंशन टू अटेस्ट, सो हम उसे विटनेस नहीं मान सकते। समझ में आया क्या पॉइंट क्या है? सर हाँ सर जो भी अग्रीमेंट में अटेस्टेशन है तो वो अग्रीमेंट ओरली कंडक्ट हो सकता है क्या? मतलब क्या written क्या होना चाहिए। रिटर्न होगा तभी तो साइन करेंगे, ओरल पे साइन कैसे होता है? और रजिस्ट्रेशन तभी होगा ना जब रिटर्न है, ओरल का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? यस सर। यहां तक समझा पॉइंट क्या है? मैंने सोचा इसमें विटनेस है नहीं नहीं नहीं, इसलिए। फालतू नहीं सोचना है, जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे ही पढ़ो। नाउ अब देखो ध्यान से, एक होता है टर्म सेल। सेल में क्या होगा कि अगर किसी ने मुझे प्रॉपर्टी दिया तो मैंने उसे पेमेंट किया है, मेरे बैंक अकाउंट से उसके बैंक अकाउंट में 80 लाख रुपीज 1 करोड़ रुपीज ट्रांसफर हुए। क्यों हुए? क्योंकि उसने घर बेचा था। लीज में मैं हर महीने उसको कुछ रेंट पे करता हूं। तो सेल और लीज 2 ऐसे डॉक्यूमेंट है जहां पे अटेस्टेशन नहीं होगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि हमारे पास में अदर प्रूफ है। मैंने इसको 1 करोड़ का पेमेंट क्यों किया? क्योंकि इसने घर बेचा था। मैं इसको हर महीने 15,000 क्यों पे कर रहा हूं? क्योंकि इसने मुझे घर दिया है लीज पे। बट समझो अगर मैंने किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया तो गिफ्ट में तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व ही नहीं होता, या प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे लोन लेके गिरवी रखा, तो वो लोन ट्रांजेक्शन था या सेल ट्रांजेक्शन था? ये गिफ्ट और मॉर्गेज 2 ऐसे हैं जहां पे कंफ्यूजन अराइज होता है। तो हम बोलेंगे गिफ्ट और मॉर्गेज के अंदर अटेस्टेशन मैंडेटरी होता है। समझ में आएगा पॉइंट क्या है? गिफ्ट और मॉर्गेज के अंदर अटेस्टेशन मैंडेटरी होगा। समझ रहे हैं क्या पॉइंट? रिपीट, सेल और लीज में अटेस्टेशन जरूरी नहीं होता, बट गिफ्ट और मॉर्गेज में अटेस्टेशन मैंडेटरी होता है। सबको यहां तक समझ में आया पॉइंट? यस सर। सो फॉर्मेलिटीज ऑफ ट्रांसफर में सबसे फर्स्ट पॉइंट है अटेस्टेशन। क्विकली इसको रीड कर लोगे नीचे तक, अटेस्टेशन पूरा रीड करोगे।
What registration read? Yes, sir. हाँ, अब देखो रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटीज क्या होती हैं। हाँ देखो, एक होता है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी। आप सामने वाले पर्सन को डिलीवर कर दो, ट्रांसफर हो गया, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी जिसके पास है हम उसको ओनर मानते हैं, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड बाय मियर डिलीवरी। तो हम ऐसा बोलेंगे नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। नाउ इमूवेबल प्रॉपर्टी में हम देखेंगे एक होता है टेंजिबल प्रॉपर्टी और एक होता है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, टच, एक्सेट्रा, और एक होता है इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, राइट। टेंजिबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू लेस देन 100 रुपीज है, वैल्यू लेस देन 100 रुपीज है। और टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 रुपीज या उससे ज्यादा है। सो गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से क्या कंडीशन है, कोई भी ऐसा टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 या उससे ऊपर है उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। एंड अगर टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वैल्यू 100 से कम है, इतना छोटा सा प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 से कम, तुम बॉम्बे में देखोगे ना एक डॉट भी नहीं आएगा। अपना रेट क्या होता है 15,000 रुपए स्क्वायर फीट, 100 रुपए में कितना प्रॉपर्टी आएगा, एक डॉट भी नहीं आता है। तो टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 से कम है उसका रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर 100 से ऊपर है वैल्यू तो ही रजिस्ट्रेशन कराना है। इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे कितना भी वैल्यू हो, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। इनटेंजिबल का रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी। क्लियर। नाउ इसी के साथ में हमें ध्यान रखना है इनटेंजिबल, और अगर प्रॉपर्टी रिवर्जनरी इंटरेस्ट है, रिवर्जन वाला केस है कि रिवर्ट बैक होने वाला है, तो रिवर्जन के केस के अंदर भी हम ऐसा बोलेंगे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। क्लियर। सो दो चीज जहां रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मूवेबल प्रॉपर्टी, टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 से कम है। तीन जगह जहां रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, रिवर्जन का केस, इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 या उससे ऊपर है, रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी होता है, राइट। सो अटेस्टेशन से ऊपर जो पैराग्राफ है ना, इसको रीड करोगे कि रजिस्ट्रेशन कब चाहिए होता है। मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी, और रजिस्ट्रेशन आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो बट जरूरी नहीं है। बट टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 या अपवर्ड है, या फिर रिवर्जन का केस, या इनटेंजिबल थिंग, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही ट्रांसफर हो सकता है। कैन बी ट्रांसफर्ड बाय ओनली अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। समझा क्या पॉइंट? वापस से दिखा रहा हूं चार्ट, नोट कर लेना अच्छे से। मूवेबल प्रॉपर्टी में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 से कम है, रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इनटेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, रिवर्जन वाले केस, या टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 100 से ऊपर है, इन तीन केसेस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है।
क्लियर यहाँ तक? Yes. नाउ नोटिस हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन विल एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्लियर? एक्चुअल नोटिस हम किसी को बताते हैं, कंस्ट्रक्टिव नोटिस हम मान लेते हैं कि उसे पता था। तो अगर आपने प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो इट विल एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस दैट प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, बायर को पहले से पता था, बिकॉज इट विल बी द ड्यूटी ऑफ बायर टू इंक्वायर प्रॉपर्टी किसके नाम पे रजिस्टर है। बताओ, ऐसा प्रोविजन बनाना गवर्नमेंट के लिए जरूरी था या नहीं था? ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रिविलेज ट्रांजेक्शन की कोई भी किसी का प्रॉपर्टी बेच के चला जाए तो इसके लिए हमें ये रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, बिकॉज रजिस्ट्रेशन एक्ट्स एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। समझ में आया क्या? Yes. सो तुमको ये जो रिस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर है इससे पहले पहले तक का पूरा पार्ट एकदम अच्छे से रीड करना है। क्लियर? रिस्ट्रेंट ऑन ट्रांसफर है, इससे पहले पहले तक का पूरा पार्ट तुमको रीड करना है। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, Yes. तो चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंटिन्यू। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मुझे बताना, मुझे तुमसे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है पॉइंट? सो आई विल आस्क यू 2 क्वेश्चंस जिसका आंसर तुम तभी कर पाओगे अगर तुमने इसको प्रॉपरली रीड किया है। तो यहां तक रीड करना, ये हैवी टॉपिक है, वेटेज वाला टॉपिक है। नॉर्मली ऐसा होता है 8 to 10 मार्क का वेटेज होल्ड करता था पहले, तो इनफैक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 15-20 मार्क का एग्जाम में आता था, बट अभी इन्होंने पीछे 35 मार्क के वेटेज में डाला हुआ है, तो इतना वेटेज ज्यादा नहीं है, बट स्टिल 2 क्वेश्चन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में से एग्जाम में बहुत बार दिखते हैं। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, करना ही करना है, साथ साथ में पढ़ते रहना। यहां तक पूरा रीड करोगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा विद 2 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा एंड देन आगे स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, चलो sir. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।